बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक मरतबा फिर जनाब इरशाद हसन खान साहब के साथ हैं। इरशाद हसन खान साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे। इस हवाले से हम मुतअद्दिद बार कुछ वीडियोस बना चुके हैं, आपको दिखा चुके हैं। आज हम खुसूसी तौर पे बात करेंगे इनके उस दौर की जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान थे, और ये वो दौर था जब परवेज मुशर्रफ बड़े तुम तराक के साथ पाकिस्तान के सदर थे और चीफ ऑफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इससे पहले रह चुके थे। मार्शल लॉ जोरों के ऊपर था। तो इस हवाले से बात करते हैं जनाब इरशाद हसन खान साहब से कि इनके ऊपर क्या जिम्मेदारियां थी, उन्होंने किस तरीके से बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, और परवेज मुशर्रफ का इनके साथ क्या इस मामले में क्या बात होती थी, और उनका किस हद तक जनाब के ऊपर एतमाद था या किस हद तक इनके ऊपर दबाव था। जनाब इरशाद हसन खान साहब फरमाइए, आप क्या कहते हैं इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब 2002 के इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया तो जनरल हामिद जावेद, जो उस वक्त सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के चीफ ऑफ स्टाफ थे, उनका फोन आया। उन्होंने कागजात नामजदगी की जमा कराने के लिए चंद मजीद दिन देने की बात की थी कि तारीख को कुछ बढ़ा दिया जाए। मैं अपने काम में मुदाखलत कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं करता, ये बचपन से मेरी आदत है। उस वक्त उनसे ये कह दिया कि अब शेड्यूल में तब्दीली नहीं हो सकती। ताम बाद में मैंने सोचा, जब 2002 के इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया तो जनरल जावेद हामिद, जो उस वक्त सदर जनरल मुशर्रफ के चीफ ऑफ स्टाफ थे, उनका फोन आया। कहने लगे कि कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख मजीद बढ़ा दें। बचपन से ही मेरी आदत रही कि मैं अपने काम में मुदाखलत कतई बर्दाश्त नहीं करता। मैंने उनसे फौरन कह दिया कि अब मैं शेड्यूल तब्दील नहीं कर सकता। ताहम बाद में मैंने सोचा कि 2-4 दिन आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन कोई सर पर नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सियासी पार्टियों से मशावरत की। मुझे याद है कि मैंने नवाब नसरुल्लाह खान साहब से बात की, मखदूम अमीन, राजा जफर हक और दीगर सियासी रहनुमा, उसे मैंने गुफ्तगू की। तो सवाए राजा जफर हक साहब के सब ने इत्तफाक किया कि कोई हर्ज नहीं है, आप कागजात नामजदगी की तारीख कुछ देर बढ़ा दें। राजा जफर हक का कहना था कि जो शेड्यूल तय हो गया है इसे बरकरार रखा जाए, क्यों तारीख बढ़ाने से और मुश्किलात पेश आएंगी। ताहम अक्सरियती राय के पेश नजर मैंने चंद दिन की तौसी कर दी। उसके कुछ ही दिनों बाद सदर जनरल परवेज मुशर्रफ का फोन आया कि आपसे मीटिंग करना चाहता हूं। मैं ईवान सदर गया तो जनरल मुशर्रफ के साथ जनरल हामिद जावेद भी बैठे थे। रस्मी इलेक्शन हुई। इसके बाद जनरल मुशर्रफ ने कहा कि इरशाद साहब, क्या आप किसी के जेरे असर हैं? तो मैंने कहा, सर आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा, सदर मुशर्रफ ने कहा, जब हमने आपसे शेड्यूल तब्दील करने को कहा तो आपने इनकार कर दिया कि मैं इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। मगर फिर शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। क्या आप, उन्होंने कहा कि क्या आप किसी के जेरे असर हैं? क्या आप किसी के जेरे असर हैं? इनका इशारा था नवाज शरीफ की तरफ, जिनको कागजात नामजदगी जमा कराने का मौका मिल गया था।
जनरल की ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मेरा लहजा वैसे ही बुलंद आंग है, इसमें मजीद शिद्दत आ गई। मैंने कहा, जनाब सदर, आपने वर्दी पहन रखी है और आपके पास बंदूक है। अगर मैं आपके जेर असर नहीं हूं तो फिर मैं किसी और के जेर असर कैसे हो सकता हूं? अगर आपको मुझ पर एतमाद नहीं है तो अभी कागज लाए, मैं इस्तीफा देता हूं। बताइए, एतमाद है या नहीं एतमाद है? मोहर में सन्नाटा सा छा गया, मोहर कशीदा हो गया। ताहम जनरल मुशर्रफ की गलतफहमी दूर हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि इरशाद साहब, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे भी एहसास हुआ कि मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था। कशीदा माहौल को नॉर्मल करने के लिए मैंने ऊंचा बोलने से मेरा गला बंद हो रहा था। मुझे चाय की जरूरत थी। मैंने जनरल मुशर्रफ के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हामिद जावेद को कहा कि चाय का इंतजाम कीजिए और चाय के साथ सैंडविच वगैरह की भी फरमाइश कर दी। जनरल जावेद हामिद भी मेरी बड़ी इज्जत करते थे। वो जब अपनी कुर्सी से उठने लगे तो जनरल मुशर्रफ ने कहा कि आप क्यों जा रहे हैं, बैठ दीजिए, बहरे को बुलाइए, वो चाय लाएगा। और इस तरह ये माहौल खुशगवार हो गया। ऐसे कई वाकयात आए, लेकिन मेरी आदत थी कि मैं अपने फर्ज मनसबी की अदायगी में कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करता था। इंतखाबात हो चुके थे, नताइज निकलने वाले थे, रस्मी नताइज निकल चुके थे, गैजेट नोटिफिकेशन होना था। तो एक दिन मुझे मेरे इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी थे, हसन मोहम्मद, नहायत शरीफ इंसान और बहुत दयानतदार और काबिल, और एक रैंकर थे, नीचे से उन्होंने तरक्की की थी और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था। तो उन्होंने कहा कि जनाब, जनरल हामिद जावेद साहब का फोन आया कि कल आपने शेड्यूल देने हैं सिंबल्स पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, तो मुस्लिम लीग वालों को शेर का सिंबल ना दीजिएगा और इसी तरह पीपल पार्टी को तीर का निशान ना दीजिएगा। तो मैंने कहा कि सेक्रेटरी साहब, आपको जब इस किस्म के पैगाम आए तो आप हमेशा यही कहा किया करें, जब उनसे पूछे कि पैगाम दिया कि नहीं दिया, तो आप कहिए कि मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं उनसे नहीं मिल सका। दूसरे दिन इलेक्शन कमीशन का इजलास होना था, तो मैंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को सख्ती से कहा, और बाद में वह मालूम लगा कि वो हमारी खबरें बाहर पहुंचाता था। तो मैंने कहा कि देखो भाई, इलेक्शन कमीशन का इजलास होने वाला, और इजलास के दौरान मुझसे कोई ना राब्ता रखना, ना मुझे किसी का टेलीफोन सुनाना, वरना मैं तुम्हें मुलाजमत से बर्खास्त कर दूंगा। तो वो डर गए। जब इलेक्शन का इजलास शुरू हुआ तो सारे सियासी लीडर वहां मौजूद थे। तो मैंने सबसे पहले मुस्लिम लीग के कारिंदे को बुलाया। राजा जफर हक साहब वहां तशरीफ रखते थे। तो मैंने कहा, भाई मुस्लिम लीग को कौन सा निशान चाहिए? उनका जी शेर। मैं ये नहीं, आपको शेर मैं देता हूँ। कहाँ पीपल पार्टी के नुमाइंदे? पीपल पार्टी के नुमाइंदे थे अपने मखदूम फहीम अमीन फहीम साहब। मैंने कहा, आपको कौन सा निशान चाहिए? उनका जी हमें तीर चाहिए। तो मैंने कहा, ये लीजिए, आप तीर लीजिए। जब मैंने निशान दिए तो यकीन जानिए वो परेशान हो गए। वो निशान को बार बार यूं उलट पलट के देखने लगे और कहने के, जनाब ये सही है, ये शेर छोटा तो नहीं है, ये तीर का निशान। मैंने कहा, भाई ये शेर छोटा नहीं, जितना आपका शेर है उतना ही है, आप ये शेर लीजिए, आपको शेर का निशान देता हूँ। क्योंकि देखिए ना, ये एक
ये जो सिंबल का मसला जो होता है, ये एक बुनियादी मसला है। अगर आप सिंबल ही नहीं देंगे पॉलिटिकल पार्टी को उसके मुताबिक, तो उसकी शराख्त कैसे होगी? तो जब इजलास खत्म हो गया, तो मैंने जनरल जावेद अहमद को फोन किया कि मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी ने कहा था कि आप उससे फोन पे बात करना चाहते हैं, बताइए क्या हुक्म है। उनका जी हुक्म क्या होना है, हमने सिंबल के मतलब बात करनी थी, तो आपने तो सिंबल दे भी दिए, फैसला भी सुना दिया। भाई ये तो बड़ी मामूली बात है, आप कहते तो मैं सिंबल ना देता मुस्लिम लीग नून को, और मैं पीपल पार्टी को भी तीर का निशान नहीं देता। ये तो मामूली बातें हैं, इंतजामी मामला है हमारे हक में, आप क्या देते? उसने कहा कि मैंने आपके सेक्रेटरी को कहा था, तो मैंने अजराए तफन्नन कहा कि बड़ा नालायक आदमी है, मेरे ख्याल इसको मैं बर्खास्त करूं ऑफिस से, इसने मुझे पैगाम ही नहीं दिया। वो कहने नहीं ऐसा ना करें, आदमी तो बड़ा भला है, मेहनती आदमी है। तो कहने के कि देखिए हमने फोन किया था, तो आपका ये जो सेक्रेटरी है, प्राइवेट सेक्रेटरी, इसने फोन भी नहीं मिलाया। मैंने कहा देखिए हामिद साहब, जो पॉलिटिकल ये जो जलसा हो रहा था इलेक्शन कमीशन का, ये एक तरह का पब्लिक जलसा होता है, इसमें किसी की यानी रुकावट नहीं है। तो मैं एक चीफ जस्टिस रहा हूं, तो मीटिंग के दौरान हमारा कभी राब्ता नहीं होता, किसी आदमी की जरूरत नहीं कि हमसे बात करें। अगर सदर मुमलिकत भी टेलीफोन करे, मैं उनका बेहद एहतराम करता हूँ और एहतराम के काबिल है, पाकिस्तान के सदर हैं या आप साथ करें, तो मैं उनका टेलीफोन नहीं सुनता जब मैं काम कर रहा हूँ, ये मीटिंग कर रहा हूँ। तो उनका लेकिन ये तो बड़ी गलत बात है, कोई राब्ता तो हमसे होना चाहिए। मैंने कहा आप सही कहते हैं, तो कोई मोड़ा से प्रणाली कर लीजिएगा, तो फिर हम रास्ता भी कायम कर लेंगे। तो इस तरह मैंने उनको, तो इस तरह के छोटे मोटे दबाव आते रहते थे। मुझे याद आ गया, मैं जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं, कि जब फाइनल रिजल्ट इशू होने थे, उसके बाद फिर गैजेट नोटिफिकेशन होता है कामयाब उम्मीदवारों का, तो फिर मुलाकात हुई मेरी मोहम्मद हसन साहब से, हमारे जो सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन के। उनके जनाब पैगाम आया, मैंने कहा भाई क्या पैगाम है? तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो फाइनल रिजल्ट्स हैं इनको पब्लिश ना करें, इस पे कुछ बढ़ा दे तारीख। तो मैंने कहा भाई मैं तो आपसे मिला ही नहीं, जब मैं आपसे मैं मिलूंगा, यही हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, तो फिर इस पे अमल होगा ना। और ये बात सुन के मेरा ख्याल है उस वक्त कोई 12 के 2-3 बजे का वक्त था, तो मैंने फॉरेन प्रिंटिंग प्रेस से खुद जाती तौर पे राब्ता किया। मैंने कहा कि ये रिजल्ट्स आज हर सूरत में 8 बजे से पहले प्रिंट होके छप जाने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह 8 साढ़े 8 बजे तक छप गए रिजल्ट्स, गैजेट नोटिफिकेशन छप गया कामयाब उम्मीदवारों का, और मैंने उसको मीडिया में भी रिलीज कर दिया, लेकिन टीवी में रिलीज नहीं किया। और रात 10-11 बजे मैं घर पहुंचा। जून में घर पहुंचा, मैं बहुत थका हुआ था और मैं बिस्तर पे लेट गया। तो इतने में मेरे एहलकार ने कहा कि जनरल यूसुफ, जो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ थे सदर पाकिस्तान के, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के, कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं बहुत थका हुआ था, नींद की गोलियां खाई हुई थी, मैंने नींद की गोली ली हुई थी, गुनूदगी छाई हुई थी, वैसे भी दिन भर का थका हुआ था। तो मैंने कहा बुला लीजिए, तो मैंने अपने बेडरूम में ही उन्हें बुला लिया। तो उन्होंने आते मुझे कहा इलेक्शन के बाद कि मुझे इत्तला मिली है कि आप अलील हैं, हमें आपकी जिंदगी बहुत प्यारी है, मैं एम्बुलेंस लेके आया हूं और आपको अस्पताल लेके जाना है। तो मैंने कहा कि भाई, बड़ी मुश्किल से मैं बात कर रहा था, बात ही नहीं निकलती थी। तो मैंने कहा कि भाई मैं अलील नहीं हूं, मैं थक गया हूं सुबह से काम करके, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने गोली खाई, तो मैं ठीक ठिकाने से आपसे बात नहीं कर रहा, और मैं बात भी लड़खड़ा के कर रहा था उनके साथ। तो उन्होंने कोशिश की कि मेरी टांगों के नीचे हाथ रखा। पहले तो मेरे पाँव दबाते रहे, वो मेरी टांगे दबाते रहे कि आप बीमार हैं। उसके बाद मेरी टांगों के नीचे हाथ रखा, और जो उन्होंने उठाने की कोशिश की। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ बदबुदगी भी हुई, और फिर वो कहने कि अच्छा आप ऐसा कीजिए कि जनरल हामिद जवेद साहब से फोन पे बात कर लीजिएगा। तो मैंने कहा कि मैं
इस वक्त इस काबिल नहीं हूं कि किसी से बात करूं, आप सुबह तशरीफ लाइएगा 8 बजे। तो चले गए, सुबह 8 बजे उस तशरीफ लाए तो सेलेक्ट हुई। तो मैंने कहा जनरल साहब कैसे तशरीफ आवी हुई? उन्होंने बात की कि भाई ये जो रिजल्ट का नोटिफिकेशन अभी नहीं, रिजल्ट नहीं छापने, नोटिफिकेशन नहीं। तो मैंने कहा हुजूर आपने देर कर दी, हम नहीं छापते, रिजल्ट का क्या था, आज नहीं छपे कल छप जाते, कल ना छपे 10 दिन के बाद नोटिफिकेशन आ जाता। तो आप बता दिया करें ना, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, आपने बताया क्यों नहीं? उनका कि वो हमने इत्तला तो दी थी आपके सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, मोहम्मद हसन साहब को। मैंने कहा नहीं बताया उन्हें, बहुत नालायक आदमी, मैं तो तंग आ गया। तो वो चले गए। तो मेरा अपना ख्याल है, मेरे पास उसका सबूत तो कोई नहीं कि मुझे जो अस्पताल में लेके जाना चाहते थे तो शायद नतायज में कुछ तब्दीली करनी हो। तो इस तरह के और भी कई वाकयात थे। मुझे याद आ गया कि जब इलेक्शंस हो रहे थे, इंतखाबात हो रहे थे, तो सिंध के गवर्नर थे, चेयरमैन सेनेट भी रहे, नहीं जो चेयरमैन सेनेट थे, अच्छा, सुमरो साहब। तो सुमरो साहब के जो वालिद थे वो वेस्ट पाकिस्तान के दौरान, मगरबी पाकिस्तान जो था उसके स्पीकर, डिप्टी स्पीकर थे। और मैं उस जमाने में वकालत करता था और मेरे उससे बड़े वरासत थे। और ये कभी अपने जो थे अपने सुमरो साहब गवर्नर पंजाब, ये जब कभी उनके साथ आते थे मेरे चैम्बर में तो मुझे अंकल कह के पुकारते थे। और बाद में अभी कभी मुझे मिलते हैं तो अंकल कह के पुकारते हैं। तो बड़ा मेरी बड़ी इज्जत करते थे। उनका मुझे फोन आया, मैं इलेक्शन करवा रहा था लाहौर में, निगरानी कर रहा था, तो उनका फोन आ गया। तो उनका कि शाह साहब मैंने अपना हेलीकॉप्टर आपको दिया इलेक्शंस के लिए और वो खराब था, मैंने उसकी मरम्मत करवाई, मैंने उसको डेकोरेट करवाया, उसको फर्निश कराया और आपकी आराम के लिए, ताकि आप सारा दौरा कर सके मुल्क का। तो मैंने कहा मैं आपका बहुत ममनून और मशकूर हूं, तो बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि जो कराची में कुछ इलाकों में इलेक्शन नहीं हो सका, हम वहां पर एक्सटेंशन चाहते हैं, डेट इलेक्शन के टाइम पे, तो मगरिब से पहले खत्म हो जाता था 2-4 घंटे की। मैंने कहा हेलो हेलो हेलो, मैं कुछ बात सुना, आपकी बात सुनाई नहीं दे रही, हेलो हेलो हेलो। और ये कह के मैंने टेलीफोन बंद कर दिया और मैंने अपने टेलीफोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। टेलीफोन डिस्कनेक्ट करने के बाद कुछ 10-20 मिनट ही रह गए थे, इलेक्शन का टाइम खत्म होने में आधा घंटा रह गया था। और मेरी साहबजादी छोटी का घर करीब था बूथ के। तो मैंने सब स्टाफ को कहा और जो पुलिस वाले थे मेरी निगरानी के, उनको भी कहा कि भाई सुबह से आप लोग काम कर रहे हैं, अब ये वायरलेस खत्म कर दें। तो मेरी बेटी का घर करीब ही है और मैं आपको चाय पिलाऊंगा आपको जाके। तो मैं बेटी के घर ले गया और वहां उनकी खाता मदारत की। इतने में इलेक्शन टाइम तो खत्म हो गया और फिर हम पहुंचे हवाई जहाज के अड्डे पे, लाहौर के एयरपोर्ट पे। तो वहां जब पहुंचा तो वहां भी कोई साहब मौजूद थे, उन्होंने मुझे सलूट किया। उनका कि भाई जनरल हामिद अली साहब आपसे बात करना चाहते हैं, जरूरी है, आप फोन से बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये तो सरकारी मामलात हैं, कई नाजुक बातें होती हैं, तो मैं पब्लिक में बात नहीं करता, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा और मैं दफ्तर में जाके उनसे बात कर लूंगा। तो जब मैं कराची इस्लामाबाद पहुंचा तो हवाई अड्डे से सीधा मैं अपने दफ्तर गया और वहां जाके ग्रीन टेलीफोन पे मैंने जनाब जनरल हामिद अली साहब को फोन किया, जो मेरी बहुत इज्जत करते थे। तो मैंने कहा कि हाँ जनरल साहब क्या हुक्म है, आपका फोन आया। उन्होंने कहा कि भाई हुक्म खाक है। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहने हमने आपसे बात करनी थी, वो डेट एक्सटेंड करवानी थी, टाइमिंग एक्सटेंड। यार तो मामूली बात, क्या आपने एक ऐसा ज्वाइंट सेक्रेटरी रखा होगा, काजी उनका नाम था, मैं भूल गया। हमने उनको कहा भाई डेट एक्सटेंड करते हैं, हम हमारी जिम्मेवारी है, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कह देंगे। उनका नहीं जनाब, उनके हुक्म के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। ये डेट एक्सटेंड करनी है, अगर इलेक्शन की टाइमिंग्स की
तो वही आके करेंगे या उनका टेलीफोन करवा दीजिएगा, मैं नहीं कर सकता। कहेंगे उसने हमें इनकार कर दिया और आपसे राब्ता रखा तो आपसे राब्ता ही नहीं होता। तो मैं कभी तो बड़ी मामूली बात थी, ऐसी बातें मुझे पहले बता देते। गवर्नर सिंध का भी मुझे फोन आया था, उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की और फिर बाद में टेलीफोन में खलल हो गया। ये क्या सिस्टम है आपका कम्युनिकेशन का, सही राब्ता ही नहीं होता। ये बड़ी गलत बात है, हमारा राब्ता तो मैंने कहा कोई ऐसा सिस्टम इवॉल्व करें कि हमारा राब्ता हो। ये तो मामूली बातें हैं कि रिजल्ट इलेक्शन अनाउंस करें ना करें, कुछ दिन आगे ले जाएं, तो आइंदा से ख्याल रखें इन चीजों का। मसला क्या है, इस तरह मुझे याद आया जब इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन के बाद की बात है, इलेक्शन हो गए, नतीजा निकल आया, तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1952 का था गालिबन, तो उसमें अमेंडमेंट हुई और उस अमेंडमेंट के तहत जितने कौमी और सूबाई असेंबली के मेंबरान थे, पार्लियामेंट के जितने मेंबर थे, उनको सबको अपने असासे डिक्लेयर करने थे और एक वक्त मुकैय्यर था कि 15 दिन के अंदर अंदर आप अपने असासे डिक्लेयर करें। अगर आप अपने असासे डिक्लेयर नहीं करेंगे तो फिर आपकी मेंबरशिप को मुअत्तल कर दिया जाएगा। तो कानून को मद्देनजर रखते हुए, उसका अमल दरामद में आते हुए, मैंने वो जिन लोगों ने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए थे उनको सस्पेंड कर दिया और जिन्होंने अपने असासे डिक्लेयर किए थे उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया और तमाम अखबारात में आ गया कि किसका कितना असासा है। दूसरे दिन पार्लियामेंट का इजलास था, तो मेरे खिलाफ हर मेंबर ने मेरे खिलाफ बात की, ऑपोजिशन के मेंबर्स ने, गवर्नमेंट के मेंबर्स ने, और स्पीकर साहब आराम से सुनते रहे और बहुत बुरा भला का एक हंगामा बरपा लग गया कि ये कहां से आ गया है, इसका भी एहसास देखना चाहिए, साइकिल पे सवार होता था और आज ये इलेक्शन कमीशन बन गया, आज ये जज बन गया। मैं सुनता रहा, अल्लाह ने मुझे हौसला बहुत दिया है। और दूसरे दिन मैंने राब्ता किया स्पीकर नेशनल असेंबली से, जनाब अमीर हुसैन साहब थे, और जिस जमाने में मैं सेक्रेटरी लॉ था उस जमाने वो मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स थे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी थे लॉ डिवीजन में। तो मेरा उनसे राब्ता था, बड़ी ज्यादा एहतराम करते थे, शरीफ आदमी। तो मैंने कहा कि जनाब आप स्पीकर हैं और इतना हंगामा होता रहा और मेरे खिलाफ लोग बोलते रहे, और आप तो कानून को जानते हैं, वैसे भी आप लॉयर हैं माशाल्लाह, बड़े डिस्टिंग्विश। ये देखिए रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट में क्या लिखा है, ये तो एक कानूनी रिक्वायरमेंट है जो मैंने पूरी की। कहेंगे हाँ हमारे इल्म में कोई नहीं लाया ये, तो इस तरह ये भी मामला खत्म हो गया। तो मैं ये कहता